हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 की जो आईटीआर फाइलिंग है वो कब स्टार्ट होगी। क्योंकि काफ़ी सारे टैक्स पेयर है जो कि बार बार इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके देख रहे हैं कि आईटीआर फाइल करने के लिए जो आईटीआर फॉर्म है वो इनकम टैक्स पोर्टल पे कब एक्टिव होंगे और कब हम हमारी आईटीआर फाइल करेंगे, कब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा हमारी आईटीआर प्रोसेस की जाएगी और यदि हमारा कोई रिफंड है तो वो हमारे बैंक अकाउंट में कब क्रेडिट होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि क्या क्या मेन पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से अभी तक इनकम टैक्स पोर्टल पर आपके आईटीआर फाइल करने के लिए जो आईटीआर फॉर्म है वो एक्टिव नहीं हुए हैं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। रीज़न फॉर आईटीआर फाइलिंग डिलेड फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 को लेके अभी तक आपके आईटीआर फॉर्म जो है वो इनकम टैक्स पोर्टल पे एक्टिव नहीं हुए हैं। तो डिले होने का मेन रीज़न क्या हो सकता है? तो फर्स्ट है मेजर चेंजेस इन कैपिटल गेन टैक्सेशन। तो अब जैसा कि हम सभी को पता है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो बजट 2024 का सेकंड पार्ट प्रेजेंट किया गया था, उस बजट में गवर्नमेंट के द्वारा कैपिटल गेन टैक्सेशन में काफ़ी सारे मेजर चेंजेस है जो कि किए गए थे। तो अब यदि आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कोई भी कैपिटल असेट्स है जो कि सेल परचेज की जाती है या फिर शेयर मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट किया जाता है या फिर म्यूचुअल फंड या बिजनेस ट्रस्ट की कोई भी यूनिट है जो कि सेल की जाती है और वहाँ से यदि आपको कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रिसीव होता है तो उस कैपिटल गेन पे आपकी जो टैक्स की कैलकुलेशन है वो दो अलग रेट से की जाएगी। यानी कि अगर आपको 23 जुलाई 2024 से पहले अगर कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो उस कैपिटल गेन पे आपको 15% से टैक्स का पेमेंट करना है और यदि 23 जुलाई 2024 के बाद में अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो 20% से टैक्स का पेमेंट करना है। तो इसी तरीके से यदि आपको 23 जुलाई 2024 के बाद में अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको कोई भी एसेट सेल करने से हो रहा हो, आपको फ्लैट 12.5% से टैक्स का पेमेंट करना है और आपको इंडेक्सेशन का कोई भी बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट रीजन डिले होने का एक ये भी हो सकता है कि न्यू चेंजेस इन आईटीआर फॉर्म 1 एंड आईटीआर फॉर्म 4। तो रिसेंटली सीबीडीटी के द्वारा जो आईटीआर 1 और आईटीआर 4 फॉर्म नोटिफाई किए गए हैं उस फॉर्म में कई सारे मेजर चेंजेस हैं जो कि इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। जैसे कि अब यदि मान लो कोई टैक्स पेयर है जिसको अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है और वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112A में यदि 1,25,000 रुपये तक है तो उस केस में टैक्स पेयर को आईटीआर 2 और आईटीआर 3 जैसे लेंदी फॉर्म फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी कि अब यदि टैक्स पेयर को फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है सेक्शन 112A में और वो कैपिटल गेन यदि 1,25,000 रुपये तक है तो उस केस में टैक्स पेयर जो है वो आईटीआर 1 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। लेकिन साथ ही एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो टैक्स पेयर है उसको कोई भी कैपिटल लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि कोई कैपिटल लॉस होगा तो उस केस में वो उसे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता। नेक्स्ट चेंजेस आपके टीडीएस और टीसीएस की रिपोर्टिंग को लेके किया गया है। तो अब यदि आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अगर कोई ऐसी इनकम रिसीव होती है जहाँ पे आपका टीडीएस डिडक्ट किया गया है तो आईटीआर फॉर्म फाइल करते समय आपको सेपरेटली सेक्शन वाइज इन्फॉर्मेशन भी देनी होगी कि आपकी ग्रॉस इनकम कितनी है और आपका उस इनकम पे कितना टीडीएस है जो कि डिडक्ट किया गया है। नेक्स्ट चेंजेस आपके जो चैप्टर 6 में डिडक्शंस क्लेम की जाती है उसके संबंध में किया गया है। यानी कि अब आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 की जो आईटीआर फाइल की जाएगी तो उस आईटीआर में यदि आपके द्वारा सेक्शन 80C से लेके 80U में अगर कोई भी डिडक्शन क्लेम की जाती है तो उन सबकी डिटेल रिपोर्टिंग भी अब आपको आईटीआर फॉर्म में करनी होगी। नेक्स्ट आपके एग्रीकल्चर इनकम में किया गया है। यानी कि अगर आपकी 5 लाख रुपए से ज़्यादा की अगर एग्रीकल्चर इनकम है तो उस केस में भी आपको डिटेल में रिपोर्टिंग आपके आईटीआर फॉर्म में करनी होगी। नेक्स्ट चेंजेस आपके होम लोन के इंटरेस्ट को लेके किया गया है। यानी कि अगर आपके द्वारा मान लो ओल्ड टैक्स रिजीम में सेल्फ ऑक्यूपाइड या रेंटेड प्रॉपर्टी के संबंध में और न्यू टैक्स रिजीम में आपके द्वारा रेंटेड प्रॉपर्टी के संबंध में अगर कोई होम लोन ले रखा है तो उस होम लोन की भी आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट से डिटेल में रिपोर्टिंग आईटीआर फॉर्म में करनी होगी। तो इस तरीके से सीबीडीटी के द्वारा जो आईटीआर 1 और आईटीआर 4 फॉर्म में ये जो चेंजेस किए गए हैं ये चेंजेस पहले आपके यूटिलिटी में ऐड किए जाएंगे और उसके बाद ही ये फॉर्म जो है वो आपके इनकम टैक्स पोर्टल पर एक्टिव होंगे। तो एक मेन रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि इतने सारे चेंजेस हैं उनको इनकॉर्पोरेट होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो एक मेन रीज़न ये भी हो सकता है आईटीआर फॉर्म डिले होने का। नेक्स्ट रीज़न है रिबेट 87 इशू इन न्यू टैक्स रिजीम। तो अब जैसा कि हम सभी को पता है कि लास्ट ईयर डिपार्टमेंट के द्वारा 5 जुलाई 2024 को इनकम टैक्स यूटिलिटी में सडन चेंजेस करके स्पेशल कैटेगरी की इनकम से 87A की रिबेट का जो बेनिफिट है वो हटा दिया था। तो अब जिन पर्सन के द्वारा 5 जुलाई 2024 से पहले आईटीआर फाइल की
गई थी और उनकी कोई स्पेशल कैटेगरी की इनकम थी जिस पे उन्होंने 87A की रिबेट का बेनिफिट ले लिया था, तो उन सभी टैक्स पेयर को डिपार्टमेंट की तरफ से डिफेक्टिव रिटर्न के नोटिस जो है वो सेंड किए गए थे। और साथ ही लास्ट ईयर 87A की रिबेट को लेके काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न भी क्रिएट हो गया था और काफ़ी सारे पर्सन जो है उनको स्क्रूटनी के नोटिस भी डिपार्टमेंट की तरफ से सेंड किए गए थे। तो एक मेन रीज़न ITR फॉर्म डिले होने का एक ये भी हो सकता है कि लास्ट ईयर की तरह इस ईयर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा यूटिलिटी में कोई ऐसी मिस्टेक ना की जाए जिसकी वजह से फिर से यूटिलिटी जो है उसको अपडेट करना पड़े। नेक्स्ट रीज़न है लेट ITR फॉर्म्स नोटिफाइड बाय CBDT। तो जनरली क्या होता है कि CBDT के द्वारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के साथ ही अप्रैल मंथ के फर्स्ट वीक में ही नए ITR फॉर्म जो है वो नोटिफाई कर दिए जाते हैं और कुछ टाइम के बाद में ये फॉर्म आपके इनकम टैक्स पोर्टल पे लाइव हो जाते हैं, जहाँ जाके आप अपनी ITR जो है वो फाइल कर सकते हैं। लेकिन यदि हम फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए ITR फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे CBDT के द्वारा ITR फॉर्म काफ़ी लेट नोटिफाई किए हैं, यानी कि यहाँ पे CBDT के द्वारा मई मंथ में ITR फॉर्म नोटिफाई किए गए हैं। तो अब ये ITR फॉर्म जब CBDT के द्वारा नोटिफाई किए जाते हैं तो उसके बाद इसका जो टेक्निकल पार्ट होता है वो रिव्यू करने के लिए और यूटिलिटी में अपडेट करने के लिए इन्फोसिस के पास भेजा जाता है। तो अब CBDT के द्वारा जो ये ITR फॉर्म नोटिफाई किए जाते हैं इसके बेसिस पे जो इन्फोसिस होता है उसके द्वारा ITR फॉर्म की यूटिलिटी जो है वो प्रिपेयर की जाती है और उसके बाद ही आपके इनकम टैक्स पोर्टल पर ये ITR फॉर्म जो है वो लाइव होते हैं, जहाँ जाके आप अपनी ITR जो है वो फाइल कर सकते हैं। तो एक मेन रीज़न ITR फॉर्म डिले होने का ये भी हो सकता है कि इस साल CBDT के द्वारा ITR फॉर्म जो है वो काफ़ी लेट नोटिफाई किए गए हैं। नेक्स्ट रीज़न है डिले ड्यू टू AIS एंड 26AS नॉट अपडेट। तो कई बार हमें कोई ऐसी इनकम रिसीव होती है जो कि एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा हो जाती है, तो उस इनकम पे हमारा TDS भी डिडक्ट किया जाता है। तो अब यहाँ पे जो TDS डिडक्टर होता है या जो TCS कलेक्टर होता है जिसके द्वारा फोर्थ क्वार्टर की TDS की जो रिटर्न फाइल की जाती है, वो रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट है वो 31 मई है। तो उस केस में जब TDS डिडक्टर के द्वारा अपने TDS की रिटर्न फाइल की जाती है तो उसके बाद ही ये डेटा जो है वो आपके फॉर्म AIS और फॉर्म 26AS जो है उसमें अपडेट होते हैं और साथ ही जो TDS डिडक्टर के द्वारा आपको फॉर्म 16 या 16A इशू किया जाता है वो भी 15 जून के बाद में ही इशू किया जाता है। तो अब कई सारे टैक्स पेयर क्या करते हैं कि वो फॉर्म 26AS या AIS अपडेट होने से पहले ही अपनी ITR फाइल कर देते हैं। तो उस केस में फिर क्या होता है कि उनकी जो रिटर्न में इनकम डिस्क्लोज की जाती है और जो इनकम उनकी इनकम टैक्स पोर्टल पे फॉर्म AIS और 26AS में आती है वो मैच नहीं होती है। तो उस केस में फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा उनको डिफेक्टिव रिटर्न के नोटिस जो है वो सेंड किए जाते हैं। तो इस तरीके से ITR फॉर्म डिले होने का एक मेन रीज़न ये भी हो सकता है कि अब आपके फॉर्म 26AS में या AIS में जो डेटा आता है वो करेक्ट डेटा आपके 15 जून के बाद में ही अपडेट होता है। तो उस केस में यदि टैक्स पेयर के द्वारा अपनी ITR 15 जून के बाद में यदि फाइल की जाती है तो मिसमैच होने के चांसेस भी कम रहते हैं और फ्यूचर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से उनको डिफेक्टिव रिटर्न के नोटिस आने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। नेक्स्ट रीज़न है दी गवर्नमेंट में वांट टू डिले द रिफंड पे आउट। तो ITR फॉर्म लेट होने का एक मेन रीज़न ये भी हो सकता है कि यदि डिपार्टमेंट ही टैक्स पेयर को लेट रिफंड पे करना चाहता हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि टैक्स पेयर अपनी रिटर्न जो है वो जल्दी फाइल कर देते हैं और उस केस में यदि मान लो उनका कोई रिफंड बनता है तो उस रिफंड पे डिपार्टमेंट की तरफ से उनको इंटरेस्ट भी प्रोवाइड किया जाता है जिस डेट से उनके द्वारा अपनी ITR फाइल की जाती है। तो अब यहाँ पे यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा टैक्स पेयर को जो ITR फाइल करने की यूटिलिटी है वो लेट प्रोवाइड की जाएगी, तो उस केस में टैक्स पेयर के द्वारा रिटर्न भी लेट ही फाइल किया जाएगा। तो उस केस में फिर उसकी ITR भी लेट प्रोसेस होगी और उसका रिफंड जो है वो भी लेट प्रोवाइड किया जाएगा और साथ ही टैक्स पेयर को इंटरेस्ट जो है वो भी कम प्रोवाइड किया जाएगा। तो एक मेन रीज़न ये भी हो सकता है ITR फॉर्म डिले होने का। तो अभी तक आपके फाइनेंशियल ईयर 24-25 के जो ITR फॉर्म है वो इनकम टैक्स पोर्टल पर एक्टिव नहीं हुए हैं, लेकिन एक काम आप जरूर कर सकते हैं कि यदि आपकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है और वो टैक्स की अमाउंट यदि 10,000 रुपये से ज़्यादा है और यदि आपने अभी तक टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को नहीं किया है तो उस केस में आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप इनकम टैक्स पोर्टल पर जाके साइड में आपको ई-पे टैक्स का ऑप्शन दे रखा है, वहाँ जाके आप अपना टैक्स जो है उसका पेमेंट कर सकते हैं ताकि आपको इंटरेस्ट का पेमेंट गवर्नमेंट को ना करना पड़े। क्योंकि यदि मान लो आपकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है और टैक्स की अमाउंट यदि 10,000 रुपये से ज़्यादा है तो उस केस में यदि आपने गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट टाइमली नहीं किया है तो वहाँ पे आपको अप्रैल मंथ से इंटरेस्ट का भी पेमेंट गवर्नमेंट को करना पड़ेगा।
तो इस तरीके से आपके जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 के जो ITR फॉर्म है वो आपके जून के फर्स्ट वीक में इनकम टैक्स पोर्टल पर एक्टिव हो जाएंगे। तो वहाँ जाके आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR फाइल कर सकते हैं। लेकिन मेरी पर्सनल एडवाइस यही रहेगी कि आप अपनी ITR जो है वो 15 जून 2025 के बाद में ही फाइल करें, क्योंकि 15 जून 2025 के बाद में ही आपका जो फॉर्म 26 AS है या जो आपका AIS है वो पूरी तरीके से अपडेट होता है और उसमें सारी इनकम आपकी करेक्ट रिपोर्ट होती है। क्योंकि यदि आप उससे पहले अपनी ITR फाइल कर देते हैं और यदि मान लो आपने जो रिटर्न फाइल किया है और उसमें जो आपने इनकम डिस्क्लोज की है और आपकी इनकम जो आपके फॉर्म 26 AS में या TIS में आ रही है, यदि उसमें कोई मिसमैच होता है तो उस केस में फ्यूचर में डिपार्टमेंट जो है वो आपके ITR को डिफेक्टिव कर सकता है और आपको नोटिस भी भेजा जा सकता है। तो इसलिए इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR फाइल करने से पहले आप अपना फॉर्म 26 AS, आपका फॉर्म TIS, AIS, आपका बैंक स्टेटमेंट, ये सारे एक बार ज़रूर चेक करें और उसके बाद ही आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR फाइल करें। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।